राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ कीज टेकिंग फ्रॉम ऑर्गन एंड ए.के. दास। सो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में कवर अप किया था कि कैसे हम कंप्लीट पिक्चर बनाएंगे किसी भी एपिडेमिक केस में। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी एपिडेमिक डिसीज है उसके लिए हम स्पेसिफिक मेडिसिन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, जिसके डायरेक्शंस दिए गए हैं एफोरिज्म नंबर 102 में। द स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर एन एपिडेमिक डिसीज कैन बी सिलेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, after writing down the symptoms of several cases of an epidemic disease, more significant, which is more characteristic, and more of the peculiar collective disease is obtained. Thus, the sketch of the disease become more and more complete. Case taking of several patients. तो ये बात हमने जो पिछले वीडियोस में की है कि हमने डिफरेंट केस के सिम्टम्स को देखा, एग्जामिन किया, केयरफुली ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पर जो भी हमें ज़्यादा तर केस में प्रेजेंट होने वाले सिम्टम्स है, यानी कि जो मोर सिग्निफिकेंट, मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, उसमें से भी मोर पेक्यूलर सिम्टम्स है उसको एड ऑन किया टोटालिटी में, और उसके बेसिस पर हमने कलेक्टिव डिसीज की पेक्यूलरिटी वाला स्केच बनाया। इस तरीके से स्केच ऑफ द डिसीज इज रेडी विथ मोर एंड मोर कंप्लीट फॉर्म। अब दूसरा पॉइंट है, on the one hand, the general symptoms, that is loss of appetite, sleeplessness, etc., becomes precisely defined as to their peculiarities, and on the other hand, the most marked and special symptoms, which are peculiar to few diseases and of rarer occurrence, at least in some combination, become prominent and constitute the characteristic of the malady. यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ जनरल सिम्टम्स है जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीपलेसनेस, ये आपको ज़्यादातर केस में मिलता ही है। तो ऐसे कुछ जनरल सिम्टम्स है वो यहाँ पर पेक्यूलरिटीज़ के फॉर्म में हमें मिलता है, क्योंकि सारे केस में डिसीज़ की वजह से ये कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट होते ही हैं, इसीलिए पेक्यूलरिटीज़ में ये हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे मोस्ट मार्क्ड और स्पेशल सिम्टम्स होते हैं जो हमें सारे डिसीज में नहीं देखने को मिलते हैं, कुछ फ्यू डिसीज में देखने को मिलता है विथ रेयर ऑकरेंस। तो जो ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीज होता है, उसमें ये जो प्रोमिनेंट सिम्टम्स है वहीं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बन जाते हैं उस पर्टिकुलर मेलेडी के, यानी कि उस पर्टिकुलर डिसीज के, उस पर्टिकुलर एपिडेमिक के। सो कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम प्रोमिनेंट। थर्ड वन इज, all the patients who are suffering from an epidemic disease at a given time have certainly contracted it from one and the same source and hence suffering from the same disease. तो सारे पेशेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं एपिडेमिक डिसीज से कोई भी गिवन टाइम में, मतलब कि जैसे कि मैंने बारिश के टाइम पर डेंगू की बताया, तो उस टाइम पर वो पर्टिकुलर टाइम पे वो पर्टिकुलर एपिडेमिक डिसीज से बहुत सारे पेशेंट सफ़र कर रहे होंगे, तो हैव सर्टेनली कॉन्ट्रैक्टेड इट फ्रॉम वन एंड द सेम सोर्स एंड हैंस सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसीज। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सोर्स है वो एक ही होगा, हो सकता है डेंगू के केस में कोई मॉस्क्यूटो। सो इस तरीके से सेम सोर्स होने की वजह से उनकी सफरिंग या फिर उनका जो डिसीज है वो भी सेम है। तो तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर मिलती है वो है सेम सोर्स। Fourth one is, the whole extent of such an epidemic disease and the totality of the symptoms, which is essential for selecting the most suitable homeopathic remedy, cannot be learned from a single patient but is only to be perfectly ascertained from the suffering of several patients of different constituents. तो अगर उस एपिडेमिक को हमें और स्प्रेड होने से बचाना है तो उस एपिडेमिक डिसीज में जो हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालनी है, जो हमारी होम्योपैथिक रेमेडी को सिलेक्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो सिर्फ एक पेशेंट से नहीं बन सकती वो टोटलिटी। उसके लिए हमें ग्रुप ऑफ पीपल्स से केस को स्टडी करके उसमें से जो सेवरल पेशेंट्स हैं, जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पेशेंट्स हैं, उसकी सफरिंग के बेसिस पर हमें परफेक्ट टोटलिटी निकालनी है। सो टोटलिटी कैन ओनली बी असर्टेन्ड बाय एग्जामिनिंग सेवरल पेशेंट्स। फिफ्थ वन इज, द फिजिशियन आफ्टर प्रोसीडिंग in the above manner can select the most suitable homeopathic remedy for the array of symptoms by complete survey of the morbid picture. तो एक फिजिशियन जब ऊपर दिए गए चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथिक रेमेडी का सिलेक्शन करता है बाय स्टडिंग द एरे ऑफ सिम्टम्स, यानी कि जो भी सिम्टम्स की टोटलिटी आपके पास आई है बाय स्टडिंग सेवरल पेशेंट्स, उसका कंप्लीट सर्वे करने के बाद कि मॉर्बिड पिक्चर एक्चुअली क्या है डिसीज का, उसके बाद एक परफेक्ट होम्योपैथिक रेमेडी का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, एंड द फिजिशियन हु हैज ऑलरेडी इन द फर्स्ट केस बीन एबल टू चूज अ रेमेडी अप्रॉक्सीमेटली टू द होम्योपैथिक स्पेसिफिक will from the subsequent cases be unable either to verify the
suitableness of the medicine chosen or to discover the most appropriate homeopathic remedy. कई बार फिजिशियन को आगे के एक दो केस देखकर पता चल जाता है कि अप्रोक्सीमेट होम्योपैथिक रेमेडी क्या होगी इसमें, तो फिर आगे भी आप उसको क्रॉस चेक करना है कि जो रेमेडी उसने सिलेक्ट की है वो सारे केसेस में सुटेबल है कि नहीं, और अगर नहीं हो रही है सुटेबल तो अभी कहीं पर गड़बड़ है, तो मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी को उसको नई टोटलिटी बनाकर फाइंड आउट करना है. So subsequent selection of genus epidemicus. Genus epidemicus is a remedy for the epidemic disease which is selected on the basis of group totality or by seeing the several patients and forming the totality from that particular thing. So all the other more appropriate homeopathic remedy should be selected. कई बार क्या होता है कि जीनस एपिडेमिकस सिलेक्ट करने के बाद भी कई पेशेंट्स में वो सेम रेमेडी वर्क नहीं करती, तो उसमें कुछ इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ उसके अलावा भी प्रेजेंट होगी, तो वहाँ पर हमें थेरापेटिकली इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेना होगा. In short, a single case will not present the totality of the symptoms of an epidemic case. इन शॉर्ट यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अगर कोई एपिडेमिक केस है तो सिर्फ एक केस से या फिर एक दो केस से टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स नहीं बनती. सो द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिडेमिक डिसीज विल बी असर्टेन्ड बाय कंपोजिट इमेज ऑफ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ सेवरल पेशेंट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस. यानी कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी एपिडेमिक डिसीज की, और आपको वो तभी जानने को मिलेगी जब आप जो इमेज बना रहे हो, जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स बना रहे हो, वो डिराइव हुआ है फ्रॉम सेवरल पेशेंट्स जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के हैं. तभी आपको पता चलेगा कि वो जो पर्टिकुलर डिसीज है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे काम करती है और उसमें से उसकी पेक्युलरिटीज क्या है. दस कंपोजिट पिक्चर ऑफ द एपिडेमिक सिकनेस विल रिवील द रेमेडी फॉर द एपिडेमिक. तो इसी तरीके से जो आप कंपोजिट पिक्चर कंपोजिट करते हो एपिडेमिक सिकनेस का, एपिडेमिक डिसीज का, वो एक रेमेडी को रिवील करेगा और एपिडेमिक डिसीज उस एपिडेमिक डिसीज के लिए, और उसे हम जीनस एपिडेमिकस बोलेंगे. In subsequent cases, the physician will either verify the suitableness of the medicine chooses or discover a more appropriate homeopathic remedy. तो फिर आगे आने वाले केसेस है उसमें अगर फिजिशियन को सेम केस देखने को मिल रहा है तो फिजिशियन विल वेरीफाई द सुटेबलनेस ऑफ द मेडिसिन. जैसे कि हमने कोरोना में आर्सेनिक को प्रिस्क्राइब किया था, उसी तरीके से जीनस एपिडेमिकस है उसको देखकर उसके सुटेबलनेस को चेक किया जाएगा, और अगर कहीं पर आर्सेनिक जैसे वर्क नहीं की थी, कुछ एरियाज में मेडिसिन कोई अलग दी गई थी, तो वैसे ही अगर जीनस एपिडेमिकस जो सिलेक्ट हुआ है वो सुटेबल नहीं बता रही है तो फिर आपको और मोर अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी को ढूंढना है फिर से नई टोटलिटी बना के. होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू कि कैसे हमने जीनस एपिडेमिकस को सिलेक्ट किया, यानी कि हाउ वी हैव फाइंडेड आउट द स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर एपिडेमिक डिसीज, जिसके बारे में बात किया गया है एफोरिज्म नंबर 102. यानी कि अगर पूछा जाए कि जीनस एपिडेमिकस का मेंशन कौन से एफोरिज्म में हुआ है तो इट इज़ द एफोरिज्म नंबर 102. होप दिस थिंग इज़ क्लियर. यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको. सो अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने रिव्यूज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए टाटा सी बाय एंड टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.